नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं पद्य शिक्षण की विधियाँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगा। तथा उस वीडियो को देखने के बाद फिर से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हम बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको आसानी होगी। तो आज का वीडियो है पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं। उनमें है परंपरागत विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, गीतनाट्य विधि, व्याख्या विधि तथा हर्बर्ट विधि। इस वीडियो में आप लोग शुरू की 5 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए मज़ेदार होने वाला है। तथा अगली जो अंतिम विधि है हर्बर्ट विधि, उस विधि के बारे में आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परंपरागत विधि। परंपरागत विधि को भाषानुवाद विधि भी कहते हैं। इसमें अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन, पदभाग, अन्वय आदि करके किया जाता है। अर्थ परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा में चली आ रही है। मतलब कि हमारे जो आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा 50 साल पहले, वही उसके बाद आप पढ़ा रहे हैं आज इस समय। तो ये परंपरा में है। उनके गुरुजी ने भी उनको पहले किसी मतलब इसी ढंग से ही पढ़ाया रहा होगा। जैसे संस्कृत पढ़ाना है, एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो जैसा मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, ऐसे ही सबसे पहले शिक्षक उसमें आदर्श वाचन करेगा, अर्थात यति, गति, लय तथा तुक के साथ स्पष्ट उच्चारण वो प्रस्तुत करेगा, उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। उसके बाद वो पदभाग करेगा, अन्वय करेगा, अर्थात शब्दों को उनके अर्थ के क्रम में व्यवस्थित करेगा, अरेंज करेगा ताकि वो अर्थ निकाल सके। तो इस प्रकार से परंपरागत विधि का उपयोग किया जाता है। अगली विधि है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में सर्वप्रथम विशेषण का अन्वेषण किया जाता है। ये बहुत ही कठिन शब्द आपको लग रहा होगा। विशेषण तो समझते ही हैं, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, अर्थात पूरे श्लोक में सबसे पहले विशेषण को खोजेंगे, उसके बाद विशेष्य का संयोजन करेंगे, अर्थात विशेष्य को उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तथा उसके बाद त्वा, ण्वुल, ल्यप आदि प्रत्ययों का अन्वेषण करेंगे, अर्थात त्वा प्रत्यय तथा ण्वुल इत्यादि प्रत्ययों से युक्त जो शब्द होंगे उनको खोजेंगे। इसको करने का क्या उद्देश्य है अभी आपको समझ में आएगा। अभी आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। तथा और नियम क्या है, प्रधान वाक्य व आदि वाक्य का आदिवाक्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आदिवाक्य मतलब अधिवाक्य जो हों उनका संयोजन किया जाएगा। विभक्ति प्रत्यय आदि का ज्ञान होना जरूरी है, अर्थात यदि बच्चों को विभक्ति प्रत्यय आदि का ज्ञान नहीं है तो उनको समझने में इसको कठिनाई होगी। इसलिए जरूरी है कि दंडान्वय विधि से पढ़ाने के पहले उन्हें कुछ विशेष शब्द रूप पढ़ा दिए जाएं। आकारांत हो, आकारांत, उकारांत, ऋकारांत, सामान्य जो उपयोग में किए जाते हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे दी जाए तथा विभक्तियों का ज्ञान दे दिया जाए कि किस प्रकार से विभक्तियाँ उपयोग में की जाती हैं। प्रथमा विभक्ति में चिन्ह क्या होगा, द्वितीया में रूप कैसे बनेगा, रामम बनेगा, फलम बनेगा, विद्याम बनेगा, इस प्रकार से। तो विभक्ति और प्रत्यय आदि का ज्ञान होना उन्हें जरूरी है। अब मैं आप लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि विशेषण का खोज कैसे करेंगे और उसमें संयोजन कैसे करेंगे विशेष्य का। आपके सामने एक उदाहरण है, अस्त्युत्तरस्यां दिशतेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। ये आप लोग जानते होंगे, ये है आपका कुमार संभवम प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। तो इसमें अब देखिए, इसमें विशेषण का कैसे करेंगे। देखिए यहाँ देवतात्मा तथा नगाधिराजः ये हैं आपके सामने विशेषण। अब इसका हम योग किसके साथ करेंगे, हिमालय के साथ, क्योंकि हिमालय का विशेषण है नगाधिराज, हिमालय का ही विशेषण है देवतात्मा। तो हम लोगों ने सबसे पहले विशेषण को खोजा, उसके बाद जो है विशेष्य को। तो हमने हिमालय और नगाधिराजा से संबंध स्थापित किया, उसी प्रकार से देवतात्मा और नगाधिराज हिमालय से संबंध स्थापित किया। तो इस प्रकार से फिर उसको अन्वय करेंगे कि देवता हिमालयो नाम नगाधिराजः देवतात्मा
उत्तरस्याम दिशि अस्ति। इसी प्रकार से इसी में पूर्वापरो तो निधि वगाय स्थितः पृथिव्या ये मानदंड आपके सामने अन्वय भी प्रस्तुत है। यहाँ पर देखिए, तो अन्वय इस प्रकार से करते हैं कि शब्दों को हम व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्दों को इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने विभक्ति के साथ होते हैं। आप उनको आगे अंतिम पीछे बीच में कहीं भी लगाएं, उनका अर्थ नहीं बदलेगा। तो श्लोक को अच्छी तरह से स्थापित करने, अच्छी तरह से बनाने के लिए इनको आगे पीछे कर दिया जाता है, तो जरूरत होती है इसको अन्वय करने की। तो अन्वय हम करेंगे, दंड का अन्वय करेंगे। दंड मतलब पूरी तरह पंक्ति का अन्वय करेंगे। अभी अगली विधि जो आपको मिलेगी खंडान्वय, तब हम आपको स्पष्ट करेंगे कि दंडान्वय और खंडान्वय में अंतर क्या है। उम्मीद है आपको दंडान्वय विधि समझ में आई होगी। अगली विधि है खंडान्वय विधि। तो खंडान्वय विधि में क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को पहचानने के लिए कौन किसको किसके द्वारा किसके लिए के द्वारा प्रश्न किया जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए कौन किसको किसके द्वारा किसके लिए यह आपको बताया है, परंतु आपको जो है इन शब्दों का संस्कृत अर्थ भी जानना जरूरी है कि कह का मतलब होता है कौन, मतलब कौन के लिए कह उपयोग किया जाएगा, कि कम मतलब किसको किसके द्वारा, केन कस्मै किसके लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विभक्ति का ज्ञान होना कितना जरूरी है। जैसे रूप बनता है कह कौ के कम कौकान केन काभ्याम कही कस्मै काभ्याम केभ्या। तो अगर आपको पता है कि चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में कस्मै आएगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे कस्मै मतलब किसके लिए। तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको उदाहरण के सामने साथ प्रस्तुत करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक फिर से वही श्लोक देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है अस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कह हिमालयः, कह हिमालयः। यहाँ पर उत्तरस्याम सप्तमी विभक्ति है। अगर आपको विभक्ति नहीं पता है तो आप नहीं पहचान पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका रूप बन सकता है कस्याम, नहीं कासाम, दिशा है तो कासाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। कह हिमालयः देवतात्मा हिमालयः, कासाम दिशि उत्तरस्याम दिशि। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप प्रत्ययुक्त शब्दों को भी खोजेंगे। पूर्वा परौ तो निधि वगाह्य। अभी हमने आपको एक नियम और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक नियम है, क्रिया विशेषण के लिए किम करोति आदि का उपयोग किया जाता है। किम अथवा कथम करोति किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पूर्वा परौ तो निधि वगाह्य, अर्थात पूर्व और अपर, पूर्व और पश्चिम के जो समुद्र हैं उन पर वगाह्य, उनके बीच में स्थित होकर के, मतलब स्थिता पृथिव्या एवं मानदंडा, पृथ्वी पर मानदंड की तरह स्थापित है या कि स्थित है। तो यहाँ पर कीदृशः स्थितः ये प्रश्न हो सकता है, कथम स्थितः, तो उसका जवाब हो जाएगा वगाह्य स्थितः। तो इसमें इसको हम पदच्छेद विधि भी कहते हैं, खंडान्वय विधि को, और इसको किमर्थाकांक्षा विधि भी कहते हैं। क्योंकि किमर्थाकांक्षा, क्योंकि इसमें किम का जो अर्थ है, मतलब क्या, उस अर्थ की आकांक्षा होती है, उस अर्थ को जानने की इच्छा रहती है। आपने प्रश्न किया कहा हिमालय, तो वहाँ पर जानने की इच्छा होगी हिमालय कौन सा, तो देवतात्मा हिमालय। तो इस प्रकार से इसे किमर्थाकांक्षा विधि कहते हैं तथा इसे पदच्छेद विधि भी कहते हैं। तब आइए अगले विधि पर चलते हैं, गीत नाट्य विधि। गीत नाट्य विधि में जिसके जैसे इसका नाम से ही परिचित है, आप समझ सकते हैं, गीत का मतलब होगा गायन, गीत का मतलब हो जाएगा गायन करना, मतलब सिंगिंग, और नाट्य का मतलब होगा अभिनय करना, है ना। अभिनय मतलब रोल प्ले करना जो भी है, तो यहाँ पर एक्ट करना है। तो गीत नाट्य विधि में गीत भी होगा और नाट्य भी होगा। जैसे कि तो अब इसमें जो पद्य को अभिनय सहित गाकर पढ़ाया जाता है, अर्थात शिक्षक के अंदर इतना कौशल होना चाहिए, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस गीत को हाव भाव तथा लय सहित अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कर सके। जैसे कि अगर उसमें प्रसंग आ रहे हैं कि कोई भी एक श्रृगाल है अर्थात सियार है, वो बगुले को चढ़ा रहा है, तो वहाँ पर उसका मतलब जैसा भाव हो, जहाँ पर जैसा भाव आना चाहिए, गुस्सा का भाव है चाहे जैसा भाव है, वो प्रस्तुत होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो गीत नाट्य विधि में शिक्षक गीत या कविता को अभिनय सहित गा कर पढ़ाता है। ये बहुत ही रुचिकर पद्धति होती है।
अगली पद्धति है, अगली विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में श्लोक का पद विभाग, अन्वय, क्रियापद ज्ञान, शब्द ज्ञान, वचन ज्ञान, लिंग ज्ञान आदि के बारे में चर्चा की जाती है। जिस प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि इसमें श्लोक का हम पद विभाग करेंगे, अन्वय करेंगे, क्रियापद ज्ञान, शब्द ज्ञान, वचन ज्ञान, मतलब वचन के बारे में किस वचन में है, किस लिंग में है ना, और उसमें मूल शब्द क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है। तो वहाँ पर व्याख्या विधि हो जाती है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि दंडान्वय विधि में और खंडान्वय विधि में उसमें भी अन्वय होता है तथा उसमें भी कह, कम, केन, कस्मई इत्यादि शब्दों के द्वारा वहाँ पर भाव प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। खंडान्वय विधि में ऐसा ही होता है। तो अन्वय हर जगह हो रहा है। अर्थबोध विधि अथवा भाषानुवाद विधि जो है, सबसे जो परंपरागत विधि सबसे पहले आपने पढ़ा, उसमें भी अन्वय किया जाता है। तो अब आप, स्वाभाविक सी बात है, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो स्पष्ट करना चाहूँगा कि व्याख्या विधि जो होती है ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी होती है और जो भाषानुवाद विधि है वो प्राथमिक स्तर के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। क्योंकि बालक व्याख्या अर्थात इतना डिटेल पढ़ने के लिए उतना उत्सुकता उनके अंदर नहीं होती है, वो उनके लिए बोरियत हो जाएगी। वो शब्द ज्ञान, वचन ज्ञान, लिंग ज्ञान आदि के बारे में उतना परिचित नहीं हो पाएंगे। उन्हें सिर्फ स्वाद चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति करना। तो रसानुभूति कब होगी? जब उसको क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरियस होते हैं, वो जल्द से जल्द उसका मतलब जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भाषानुवाद विधि सरल होगी। व्याख्या विधि तब उच्च स्तर के लिए उपयोगी हो जाती है जिसमें वचन ज्ञान, लिंग ज्ञान आदि के बारे में चर्चा की जाती है। तो आप, उम्मीद है आप भाषानुवाद विधि तथा व्याख्या विधि के बीच अंतर करना सीख गए होंगे। अब बचती हैं दो विधियां, दंडान्वय और खंडान्वय विधि। तो उनके बीच तो आपने अंतर जाना ही है कि दंडान्वय विधि में पूरी पंक्ति को अन्वय किया जाएगा और खंडान्वय विधि उससे और डिटेल में जाते हैं, उसमें मूल शब्दों पर ध्यान देते हैं। परंतु व्याख्या विधि जो होती है ये एक तरह से लेक्चर की तरह हो जाती है। इसमें इतना बेसिक जो है हो सकता है वहाँ पर शिक्षक लिखे ना, अर्थात वो एक तरह से भाषण देगा। तो व्याख्या विधि और दंडान्वय और खंडान्वय विधि में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। मुख्य अंतर ये है कि अन्वय जो होता है वो व्याख्या विधि का आधार होता है। तो दंडान्वय और खंडान्वय विधि के द्वारा अन्वय करके आप व्याख्या विधि तक पहुंच सकते हैं। या ये समझ लीजिए कि व्याख्या विधि से पहले दंडान्वय और खंडान्वय विधि का उपयोग किया जाता है। अगर आपने व्याख्या नहीं किया है तो हो सकता है वहाँ पर ज्ञान सीमित हो जाए, और मतलब ये है कि आप उसमें कम डिटेल देना चाह रहे हैं दंडान्वय और खंडान्वय विधि में, और व्याख्या विधि में जो है ज़्यादा विस्तृत व्याख्या की जाती है, ज़्यादा विस्तृत ढंग से इलेबोरेट किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट, एक और विधि बचती है हर्बर्टीय विधि। उस विधि को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हर्बर्टीय विधि से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि उसमें पंच सोपान बताए गए हैं। उससे प्रश्न ये हो सकता है कि द्वितीयम सोपानम किम अस्ति, अथवा ये पूछ सकते हैं कि पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अथवा पाठ्य योजना बनाते समय प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण के पहले उद्देश्य कथन कब होगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हर्बर्टीय विधि को समझेंगे आप, और हर्बर्टीय विधि के साथ साथ आप पाठ्य योजना को भी समझेंगे, पद्य पाठ्य योजना को, ताकि आपको वो दोनों को आप कनेक्ट करने में आसानी हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए तथा दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक ऑथेंटिक तथा हेल्पफुल ज्ञान से आप जुड़े रहें। इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।